गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग जो कोर्स देखने वाले हैं वो है एक्सेल, एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर। तो इस कोर्स के अंदर हम एक्सेल, एक्सेस या एसक्यूएल सर्वर इंडिविजुअली नहीं सीखने वाले, बल्कि हम लोग इनको साथ में कंबाइन करने वाले हैं। और इनको कंबाइन किस तरह से करने वाले? बाय यूजिंग वीबीए। अभी ये जो कोर्स है इट इज एक्चुअली अ लेवल 2 कोर्स। तो ये कोर्स को हर कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ प्री रिक्विजिट्स है। तो प्री रिक्विजिट क्या है कि आपका एक्सेल वीबीए मैक्रो फाउंडेशन लेवल 1 का जो कोर्स है वो हो गया होना चाहिए। अगर आपका ये वाला कोर्स नहीं हुआ होगा तो आपको पहले ये वाला कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस कोर्स में आप जंप कर सकोगे, क्योंकि इसमें हम लोग काफी सारी कोडिंग करने वाले हैं। बल्कि जो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो पूरा का पूरा कोर्स कोडिंग के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि कोडिंग के बेसिस पे हम लोग एक्सेल को, एक्सेस को, एसक्यूएल सर्वर को, माई सीक्वल को और ये सब चीजों को कनेक्ट करके हम लोग अलग अलग चीजें करने वाले हैं। अभी सेकंड चीज, रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड लेकिन मैंडेटरी नहीं है। रिकमेंडेड है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। वो क्या है? मास्टरिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। ये भी अपना एक कोर्स है, दैट इज रिकमेंडेड नॉट मैंडेटरी। अब आप बोलेंगे मैंडेटरी क्यों नहीं है? तो मैंडेटरी इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी हम लोग एसक्यूएल 0 से कवर करने वाले हैं। तो आप बोलेंगे फिर बेनिफिशियल क्यों है? तो बेनिफिशियल इसीलिए है क्योंकि अगर आप एसक्यूएल पहले से जानते होंगे तो आप काफी ज्यादा उसमें आप काफी सारे और ऑप्शंस भी ऐड करके आप काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकोगे। यानी आपका जो हॉराइजन है, आपका हॉराइजन, आपका जो एरिया है वो काफी आपका बढ़ जाने वाला है। फिर एक और कोर्स इसमें हम रिकमेंड करते हैं, दैट इज एडवांस वीबीए यूजिंग क्लास मॉड्यूल्स एंड ऊप्स। अभी ये क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत हम लोग इसके भी कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि इसके कंसेप्ट के बिना तो ये कोर्स पूरा करना बहुत मुश्किल है। आपके पास में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेजेस भी होनी चाहिए, लेकिन इस कोर्स में हम लोग उतना ही कवर करेंगे जितनी जरूरत है। तो अगर आप चाहते हो इसमें और ज्यादा अच्छा करना, और ज्यादा बेटर करना, तो एडवांस वीबीए वाला जो कोर्स है वो भी आपके लिए काफी बेटर रहेगा आगे चल के। लेकिन अभी ये जो दो नीचे की चीजें बताया मैंने, एक तो मास्टरिंग एसक्यूएल ये वाला और एडवांस वीबीए, तो दे आर रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी। इसके बिना भी आप ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक जो चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो डेटा माइग्रेशन। जैसे कि आपके पास में एक्सेल में कोई डेटा है और उसको आपको माइग्रेट करना है टूवर्ड्स एक्सेस, बराबर है? एक्सेल में आपका डेटा है, उसको माइग्रेट करना है टूवर्ड्स एसक्यूएल सर्वर या तो माई सीक्वल या तो कोई दूसरा भी डेटाबेस हुआ तो चलेगा। अगर आपने ये तीनों का देख लिया तो बाकी डेटाबेसेस आपके लिए फिर मुश्किल रह नहीं जाएंगे, वो भी चीज आप आराम से कर पाओगे। लेकिन अपने कोर्स में हम लोग कुल मिला के एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर और माई सीक्वल कवर करने वाले हैं। डेटा आपका एक्सेल में रहे तो भी चलेगा, एक्सेस में रहे तो भी चलेगा, यहाँ तक कि आपका अगर एसक्यूएल सर्वर में रहेगा तो भी चलेगा। एसक्यूएल सर्वर से एसक्यूएल सर्वर माइग्रेशन करना, माई सीक्वल में माइग्रेशन करना, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी, क्योंकि सबके नॉर्मल जो कंसेप्ट होते हैं लगभग एक जैसे ही रहते हैं। तो आपको अगर दो तीन आइडियाज मिल गए, दो तीन एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए, तो बाकी आप इंडिपेंडेंटली ये काम कर पाओगे। अभी ये जो डेटा माइग्रेशन का जो काम है तो वो हम लोग मैन्युअली भी देखने वाले हैं और बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग भी देखने वाले हैं। मैन्युअली करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहता है और उसमें गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन जब हम लोग वही चीजें कोडिंग के थ्रू करते हैं तो सब चीजें बैकग्राउंड में हो जाती है और उसके अंदर मिनिमम पॉसिबल ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीबीए बहुत ही जबरदस्त आपको पावर दे देता है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी देखिए, एक एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें हमारा बैकएंड में हम एक्सेल को यूज करेंगे। बैकएंड में हमारा एक्सेल यूज होगा, यानी अपना जो डेटाबेस होगा वो एक्सेल रहेगा और हमारा जो फ्रंट एंड रहेगा वो भी एक्सेल रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे एक्सेल तो एक ही होता है, तो फ्रंट एंड बैक एंड कैसे हो सकता है? तो देखो, बैक एंड का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। बैक एंड का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। और फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? जिसको यूजर देखता है। अभी कई बार क्या होता है, आपके पास में मल्टीपल एक्सेल की फाइल्स रहती है और आपको मल्टीपल एक्सेल की फाइल्स में से डेटा पुल करना रहता है और एक साथ में लेके आना रहता है। या तो फिर आपके पास में फाइल एक ही रहती है लेकिन उसमें डेटा बहुत ज्यादा रहता है, आपको उसमें से कुछ अपना फिल्टर डेटा चाहिए, आपको सारा का सारा डेटा नहीं चाहिए। और एक बात और है, आप जब डेटा ले रहे हो
तो आपको उस बुक को खोलना भी नहीं है। जैसे अपन लिखते हैं वर्कबुक्स.ओपन VBA के अंदर, राइट? तो अपने को वैसा भी नहीं करना, हमें ये काम एसक्यूएल की मदद से करना है। तो हम लोग इनिशियली वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे जिसमें हमारा बैकएंड एक्सेल रहेगा और फ्रंट एंड भी एक्सेल रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है कि अगर आपका बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों अलग अलग है तो बैकएंड जो है आपका आप सिंगल लोकेशन पे रख सकते हो, जो बैकएंड है आपका वो आप सिंगल लोकेशन पे रख सकते हो, और जो फ्रंट एंड है आप मल्टीपल यूजर्स को दे सकते हो, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे जो स्प्रेडेड होंगे तो भी चलेगा। जैसे कोई कोई मुंबई में होगा, कोई कोई चेन्नई में होगा, कोई यूके में होगा, कोई कैलिफोर्निया में होगा, चलेगा। तो फ्रंट एंड आप किसी को भी दे सकते हो, बैक एंड आप एक सिंगल रख सकते हो, तो ये उसका फायदा रहता है। तो ये हम लोग एक एग्जांपल ऐसा भी देखेंगे जिसमें एक्सेल बैकएंड रहेगा और फ्रंट एंड भी एक्सेल रहेगा। ये मैं एक ही एग्जांपल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स भी हो सकते हैं इस कोर्स के अंदर। दूसरा जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा बैकएंड में एमएस एक्सेस रहेगा, बैकएंड में एमएस एक्सेस रहेगा और फ्रंट एंड में एक्सेल रहेगा। बराबर है, काफी सारे लोगों का डेटा होता है ना कंपनीज का, वो एक्सेस में रहता है और लोग रखते भी एक्सेस के अंदर। अब एक्सेस में रखने की चॉइसेस कब रहती है, जब आपके पास में डेटा ज्यादा है लेकिन एक्सट्रीमली ज्यादा भी नहीं है, मैनेजेबल लिमिट के अंदर है। और आप एक्सेस में तब काम करते हो जब आपके जो यूजर्स होते हैं लगभग 10 के आसपास में होते हैं, 10 या 20 या 30 40 भी चलेंगे, लेकिन लगभग लिमिटेड यूजर्स होते हैं। एक्सेल सॉल्यूशन, एक्सेस का जो सॉल्यूशन है वो जमता है अपने को। एक्सेस में एक बात ये भी रहती है कि उसमें 2 GB की हार्डकोर लिमिट रहती है। अगर आपका जो डेटाबेस है अगर 2 GB से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर आपको परेशान करना शुरू कर देता है। उसके भी वे अराउंड है, उसके वे अराउंड भी हम लोग देखेंगे हमारी क्लासेस में कि हम लोग किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हम देख रहे हैं बैकएंड एक्सेस है और फ्रंट एंड एक्सेल है। देखो, जब बैकएंड डेटाबेस रहता है यानी RDBMS रहता है तो हमारे पास में एक फायदा रहता है। हमारे पास में फायदा क्या रहता है कि हम लोग उसके अंदर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हम लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डेटाबेसेस के अंदर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब ये इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग को अगर मैं देहाती भाषा में बोलूं या लेमन टर्म्स में बात करूं तो इंडेक्सिंग इज नन अदर देन सॉर्टिंग, नन अदर देन सॉर्टिंग। लेकिन इसके अंदर भी काफी सारे तरह के इंडेक्सिंग होती है, बराबर है। तो किस तरह की इंडेक्सिंग कब यूज करनी है वो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थियोरिटिकल नॉलेज नहीं देखने वाले। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे हाउ टू डू दिस प्रैक्टिकली, हाउ टू डू दिस प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट्स सिंपल वे में हम लोग आगे बढ़े और कॉम्प्लेक्स लेवल तक के लेके जाए, ताकि सिंपल से कॉम्प्लेक्स कब आ जाए आपको पता भी ना चले, और आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि आप बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर पाओ, या भले आपको चैलेंज भी आए लेकिन आप फिर भी वो चैलेंज को पूरा कर सको, यानी उस काबिल बन जाओ आप कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को आप सॉल्व कर सको। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। अभी इसके बाद वाला ऑप्शन यहाँ पे कैसा रहेगा, अपने बैकएंड में एमएस एक्सेस रहेगा और फ्रंट एंड में भी एमएस एक्सेस रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेल तो सबको पसंद है, एक्सेल सबको पसंद है तो क्यों ना हम लोग फ्रंट एंड एक्सेल में ही रखें। तो देखो, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जब लोग एक्सेल बोल रहे हैं तो ये ऑप्शन तो है ही हमारे पास में। ये एग्जांपल तो हम लोग ऑलरेडी देखने वाले, जिसके बैकएंड में एक्सेस रहेगा और फ्रंट एंड में एक्सेल रहेगा। यानी एक्सेल की जो फाइल है फ्रंट एंड की वो आप जितने भी यूजर्स को देना उन सबको दे दोगे और एक्सेस एक कॉमन लोकेशन पे रखा रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये एग्जाम्पल भी देखेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या होगा, एक जो एक्सेस की फाइल है जो बैकएंड है वो एक ही जगह पे रखी हुई होगी, और जो फ्रंट एंड है आप मल्टीपल यूजर्स को आप दे सकोगे। एक्सेस यूज करने के फायदे बहुत सारे कौन कौन से हैं, एक तो उसके अंदर जो फॉर्म्स होते हैं ना, फॉर्म्स के अंदर काफी सारी फैसिलिटी होती है। जैसे कि अगर आप एक्सेल में फॉर्म बनाते हो तो आप डेटा ग्रिड व्यू आप यूज करते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी तकलीफ है, कोई सिस्टम पे चलता है कोई सिस्टम पे नहीं चलता है। लेकिन वही चीज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। आप यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है यहाँ पे इनबिल्ट ही उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है, तो आप ऐसा शीट व्यू में देख सकते हो आप, जिसमें आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना है या तो ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग करना है या आपको सॉर्टिंग करना है, तो इन सब के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं करना पड़ता। ये सब चीजें ऑलरेडी दी हुई है उसके अंदर। तो ये सब चीजें जो ऑलरेडी दी गई है एक्सेस के अंदर, तो आप उसी का फायदा उठा सकते हो इन फ्रंट एंड। तो इसीलिए लोग फ्रंट एंड की तरफ से भी एक्सेस को बहुत यूज करते हैं।
और बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। अभी ये सिनेरियो क्या है, जब आप बैकएंड भी यूज करोगे एक्सेस और फ्रंट एंड भी एक्सेस यूज करोगे, ये कौन सा सिनेरियो बनेगा? ये आप तब यूज करोगे, पहली बात है, जब आप एकदम लार्ज स्केल प्रोग्राम नहीं बना रहे हो। जैसे आप छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टैग ट्रैकर हो गया, या तो फिर आपको एक अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है अपनी कंपनी में कि भाई ये बंदा अप्रूव कर रहा है, उसके बाद में ये बंदा अप्रूव कर रहा है, उसके बाद में वो बंदा अप्रूव कर रहा है, इस तरह से। या तो फिर आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग बना रहा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या तो आपको छोटा सा कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना है, बराबर है। या तो फिर आपको और कुछ, जैसे इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस में आपको पॉलिसीज वगैरह जो मेंटेन करते हैं, तो वैसा कुछ आपको बनाना है। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो मीडियम साइज के जो एप्लीकेशन होते हैं, उसमें आप बैक एंड भी एक्सेस को रख सकते हो, फ्रंट एंड भी एक्सेस को रख सकते हो। ये जो ऑप्शन है, ये बहुत ही सुपीरियर ऑप्शन है। इस ऑप्शन में हम लोग करते क्या है कि हमारा जो बैकएंड होता है वो एसक्यूएल सर्वर रहता है। अभी एसक्यूएल का जो फ्री वर्जन है, जिसमें आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एडिशन। तो जो एक्सप्रेस एडिशन होता है वो सभी के लिए फ्री है। आप उसके लिए कमर्शियल यूज करो तो भी फ्री है, और पर्सनल यूज करो तो भी सही, तो भी फ्री है। अभी आप अगर पिछले एग्जांपल में देखोगे जहां पे हमने एक्सेस देखा था, तो एक्सेस में प्रॉब्लम क्या देखी थी? आप में से कौन बताएगा एक्सेस में क्या प्रॉब्लम थी? कितनी लिमिट थी हमारे पास में एक्सेस में? 2 GB लिमिट है। बिल्कुल सही है, 2 GB का लिमिट था, ठीक है। और ज्यादा यूजर्स कंकरेंटली यूज नहीं कर सकते, मतलब 10 को बिल्कुल सही है, ज्यादा यूजर भी कंकरेंटली यूज नहीं कर सकते जी। तो यहाँ पे वो दोनों भी प्रॉब्लम्स नहीं है। एसक्यूएल सर्वर में लिमिट है, फ्री वाले वर्जन में आप 10 GB तक के आप यूज कर सकते हो, यानी 10 GB तक की फ्री है, उसके बाद में फिर आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप अच्छी तरह से यूज करोगे ना, तो ये लिमिट बहुत अच्छी लिमिट है, इसमें आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर सकते हो एसक्यूएल सर्वर के अंदर। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें फायदा एसक्यूएल सर्वर यूज करने का? ये मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है, ये मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास में 100, 1000, 1500, 2000, 10,000 लोग हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन बस इतना है कि अगर इतने ज्यादा लोग हैं, या 2 लाख 2.5 लाख, इतने भी लोग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या आपके पास प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आपके पास में जो रैम होता है, रैम अच्छा होना चाहिए, जो आप सर्वर और इसको सर्वर पे रखना पड़ेगा। फिर आपको ये जो एसक्यूएल सर्वर है, जैसे नाम है, तो उसको भी आपको सर्वर पे रखना पड़ेगा, जो सर्वर काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो जितना स्ट्रांग होगा, उतने लोग कंकरेंटली उसको यूज कर पाएंगे। अभी एसक्यूएल सर्वर का एक कंपटीटर है ओरेकल। तो जो ओरेकल है, दैट इज अ वर्ल्ड लीडर इन डेटाबेसेस। सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स ओरेकल को यूज करते हैं, और उसके बाद में नंबर आता है एसक्यूएल सर्वर का। तो जो एसक्यूएल सर्वर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होने की वजह से, और ये सिर्फ स्पेसिफिकली डेटाबेस के लिए बनाया गया है, तो इसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। यानी जो कोड अगर आप एमएस एक्सेस में जो क्वेरी रन करोगे, हो सकता है जिसको आपको 2 मिनट लगते हो क्वेरी रन करने को, तो अगर आप वही चीज अगर एसक्यूएल सर्वर में करोगे, हो सकता है कुछ सेकंड्स में हो जाएगा वो। इतना फर्क है इसके अंदर। यानी परफॉर्मेंस वाइज एसक्यूएल सर्वर इज द बेस्ट। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, एक क्वेरी था एक्चुअली सर, जो एसक्यूएल सर्वर का आपने ये जो फ्री वर्जन बताया, और जो नॉर्मली कंपनी में जो पेड वर्जन यूज करता है, तो दोनों का क्या डिफरेंट है एक्चुअली? देखो, पेड तो पेड ही रहता है ना, उसमें तो आपके पास में लिमिट नहीं रहती डेटा की, आप कितना डेटा रखोगे। ओके। और उसमें भी अलग अलग प्लान है, होता आपको फिर उसकी साइट पे आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर। है ना। और देखो, एसक्यूएल सर्वर में एक बात और भी क्या रहती है, आप उसको लोकली अपने सिस्टम पे भी रखो, चलेगा, और आप उसको सर्वर पे भी रखो तो भी चलेगा। सर्वर पे रखने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आपने सर्वर पे रखा है उसको, तो सभी लोग उसको दुनिया के किसी भी कोने से यूज कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। अभी एमएस एक्सेस से भी आप कर सकते हो वही सेम काम, इसको भी आप सर्वर पे रख सकते हो, लेकिन एमएस एक्सेस उसके लिए नहीं बनाया गया है, ये लोकल डेटाबेस के लिए बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया है? लोकल डेटाबेस के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ मल्टीपल यूजर्स के साथ में यूज करो, शेयर ड्राइव पे रखकर, वो चलेगा। लेकिन अगर आपको सर्वर पे रखना है, तो फिर एसक्यूएल सर्वर रिकमेंड करेंगे आपको। लेकिन एसक्यूएल सर्वर में क्या है, वो पेड है फिर आगे चल के,
अगर आपको फिर उसका फ्री वाला वर्जन चाहिए, यानी आपको अगर फ्री करवाना है, तो मैं आपको इसके आगे एक और सॉल्यूशन बताता हूं। तो वो है माई सिक्वल। जो माई सिक्वल है, तो ये एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, जो मेरे ख्याल से ओरेकल ने खरीद चुका है इसको। मेरे ख्याल से कब खरीदा था, 2012 के आसपास में। तो तब उसने माई सिक्वल को खरीद लिया है। और जो माई सिक्वल है, इट इज फ्री। लेकिन ये जो चीज है, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग पेमेंट नहीं करना चाह रहे, जब हम लोग फ्री की चीज यूज करना चाह रहे हैं। अब जैसे कि फ्री की चीजें होती है, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे कि क्या है कि अगर आप उसको एसक्यूएल सर्वर से कंपेयर करोगे, तो एसक्यूएल सर्वर की जो कोडिंग मेथोलॉजी है, वो भी काफी स्मूथ है, काफी इजी है। उसमें डिबगिंग करना भी बहुत आसान है, इसमें डिबगिंग करना भी आसान है, इसमें कोड लिखना भी आसान है, और ये ज्यादा परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है, माई सिक्वल खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जैसे अपना होता है ना, फ्री की चीजें इतनी हर चीज में इतनी परफेक्ट नहीं होती है, तो वैसे इसका भी वैसा ही है। हमारे, मैं आपको बताऊं ना, मेरे सैकड़ों घंटे इसके डिबगिंग में गए, माई सिक्वल के घंटे घंटे निकल जाते इसके अंदर डिबगिंग करते करते, समझ में ही नहीं आता एरर क्या है। लेकिन एरर जहां पे अगर अपन इसको देखें एसक्यूएल सर्वर में, तो तुरंत अपने पकड़ में आ जाता है, और पकड़ में भी आ जाता है, हम लोग फटाफट उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। और ये दोनों को भी आप सर्वर पे रख सकते हो, ये दोनों सर्वर पे रख सकते हो, और दोनों को आप लोकली भी रख सकते हो, दोनों को आप लोकली भी रख सकते हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि बैकएंड में एसक्यूएल सर्वर है, और यहाँ पे बैकएंड में माई सिक्वल है, लेकिन फ्रंट एंड में अपन एक्सेस ही रखा है, हम लोग एक्सेल नहीं रख रहे। क्योंकि अगर आप मेरी मानो, तो एक्सेस ज्यादा अच्छा एक टूल है फ्रंट एंड के लिए, इफ यू कंपेयर टू एक्सेल। क्योंकि एक्सेस में हम लोग काफी सारे फॉर्म्स में काफी सारी फंक्शनलिटीज बहुत आसानी से कर पाते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में आपने देखा, तो अपने ये भी एग्जांपल अपन कवर करने वाले हैं, जिसमें बैकएंड एक्सेल रहेगा और फ्रंट एंड भी एक्सेल रहेगा। तो इस केस में आपको एक्सेल के फॉर्म्स किस तरह से यूज करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको पहले से नहीं आता होगा तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग इसमें एसक्यूएल सर्वर कवर करने वाले, वो तो मालूम है आपको, बराबर है। लेकिन एसक्यूएल सर्वर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो एसक्यूएल सर्वर में एक लैंग्वेज होती है टीएसक्यूएल। टीएसक्यूएल का मतलब क्या है, ट्रांसैक्ट एसक्यूएल जी। यस सर। तो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल यानी क्या है, पहले तो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल आप समझो, उसके पहले आपको एसक्यूएल समझना जरूरी है कि एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये ऐसी एक लैंग्वेज है जिससे आप डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, आप डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उसमें से डेटा ले सकते हो, आप उसमें डेटा डाल सकते हो, आप उसमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, आप उसमें कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप रोल्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो इसके अंदर जो मैंने अभी आपको जो काम बताया, वो सारे के सारे इसमें काम हो सकते हैं। डेटा डालना, निकालना, कॉलम ऐड करना, निकालना, डेटा अपडेट करना, जमाने भर की अलग अलग टेबल्स को साथ में जोड़ना। जैसे एक्सेल में अपन वीलुकअप करके जोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर भी जोड़ने के लिए अलग अलग चीजें होती है। तो वो सब इसमें काफी डेप्थ है, काफी वास्ट है, जो ये हम लोग एक अलग ही कोर्स में काफी डेप्थ में कवर करते हैं। खैर, एसक्यूएल जो है, इट इज लाइक हर एक डेटाबेस के अंदर ये कॉमनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। इसको जो एनसी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो इन्होंने इसको अप्रूव किया है, और ये इट इज नाउ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो जितने भी लोग डेटाबेसेस बनाते हैं, तो वो लोग एसक्यूएल को ध्यान में रख के बनाते हैं। वो ये बात का ध्यान देते हैं कि एसक्यूएल सपोर्ट होना चाहिए उनके अंदर। तो इसीलिए अगर आपने एसक्यूएल सीख लिया, तो आप हर एक डेटाबेस में आप ये काम कर पाओगे, क्योंकि हर एक डेटाबेस में एसक्यूएल रहता है, रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर। अभी दूसरी बात, क्या होता है कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, अपने अंदर बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी ये प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं है। प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जैसे आपको मल्टीपल एक्टिविटीज करनी है, आपको बीच में एक्टिविटी में इफ भी कंडीशन डालनी है कि अगर ऐसा हो तो वैसा करना है, वैसा हो तो वैसा करना है, या तो फिर अगर आपको उसमें लूपिंग लगाना है, इफ के साथ में आपको लूपिंग भी लगाना है, जैसा अपन प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो वो चीजें एसक्यूएल में अवेलेबल नहीं है। तो वो अगर आपको करना है, तो हर एक जो डेटाबेस के जो वेंडर्स हैं, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट है,
फिर ओरेकल है, तो उन सब लोगों ने अपनी खुद की प्रोसीजर लैंग्वेज बना के रखी है। तो जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो प्रोसीजर लैंग्वेज यूज होती है उसको बोलते हैं टीएसक्यूएल, यानी ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। तो ये टीएसक्यूएल यूज करके आप पूरा का पूरा जो एसक्यूएल के साथ में मिलाकर आप उसमें वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, आप उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, इसके अंदर इफ लगा सकते हो, कंडीशन डाल सकते हो, उसके अंदर लूपिंग कर सकते हो, काफी सारी चीजें आप कर सकते हो टीएसक्यूएल करके। अभी आप बोलोगे, अभी आप पूछोगे कि भाई हम तो ये सब चीजें प्रोग्रामिंग में करते ही आ रहे हैं, हम तो इफ भी लगाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, हम तो लूप भी लगाते हैं, तो टीएसक्यूएल की क्या जरूरत है? यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपका डेटाबेस कहां पे रहता है? आपके लोकल सिस्टम पे रहता है कि सर्वर पे रहता है, बताइए। सर्वर पर। सर्वर पे रहता है, राइट मलेश? राइट। अभी देखो, आपका अगर सर्वर पे है तो सर्वर से आपके पास में आएगा कैसे डेटा? सर्वर से आपके पास में आएगा कैसे डेटा? ट्रेवल करके आएगा ना, नेटवर्क के थ्रू। यस। ठीक है, अभी आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आपके पास में 1 किलोबाइट आ रहा है और 1 मेगाबाइट आ रहा है, तो दोनों एक ही साथ में आएंगे या दोनों में कोई डिले होगा? दोनों में से किसी एक में डिले होगा आने में। डिले होगा। किस में डिले होगा? 1 किलोबाइट में कि 1 मेगाबाइट में? जो साइज ज्यादा है उसका, मेगाबाइट का। बराबर है। और अगर 1 गीगाबाइट हो गया तो उसको और डिले होगा। बराबर है। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, ये जो चीज अभी मैंने आपको बताई ना, हमेशा याद रखना। अगर समझ लो कि आपका टीएसक्यूएल है और टीएसक्यूएल में अगर आपने व्यू बना के रखा है, व्यू का मतलब होता है क्वेरी बना के रखी है, या तो आपने स्टोर प्रोसीजर तो फंक्शन बना के रखा है, तो आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। तो आपके लोकल ड्राइव पे एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कहां पे एग्जीक्यूट होता है? आपके सर्वर पे। आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है और वो आपको सिर्फ जितना डिजायर्ड रिजल्ट है बस उतना ही देता है वो। जैसे कि आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट हुआ, आपके सर्वर पे टेराबाइट्स ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा है आपके पास में, लेकिन आपको बहुत सारा डेटा नहीं चाहिए, उसमें से आपको थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए, लगभग 1000 रोज या 2000 रोज ही चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो वहीं पे सर्वर पे प्रोसेस करेगा उसको। कहां पे प्रोसेस करेगा? सर्वर पे प्रोसेस करेगा। और सर्वर पे प्रोसेस करने के बाद में सिर्फ 1000 रोज का डेटा ही आपको देगा वो, जितनी आपको जरूरत है। तो उससे क्या होगा? स्पीड बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी। तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है एंड यूजर का, वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? तो इसीलिए अगर आप टीएसक्यूएल यूज करोगे जो आपके सर्वर साइड पे काम करता है, तो दैट वुड बी वेरी मच बेटर। नो डाउट आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप पूरा वहां से ना 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 या 10,00,000, 1 करोड़ रोज का डेटा पहले अपने सिस्टम पे पुल कर सकते थे, और पुल करने के बाद में वीबीए यूज करके आप उसको प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन उसमें जो यूजर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी मार खा जाता, और कोई भी इसको यूज करना पसंद नहीं करता। तो यहां पे बात आ जाती है व्यूज की, यहां पे बात आ जाती है स्टोर प्रोसीजर्स की, यहां पे बात आ जाती है फंक्शंस की, जो यहां पे लिखा हुआ है। आप देख पा रहे क्रिएटिंग व्यू, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शन, तो ये सब हम लोग बनाने वाले हैं। अभी देखो क्या होता है, एक और चीज, ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात है, अगर आप एज्यूम करो कि आपने एक मैक्रो बनाया, एज्यूम करो कि आपने एक मैक्रो बनाया। अब जो आपने मैक्रो बनाया है, तो वो आपको हर रोज आपको 10 बजे उस मैक्रो को रन करना है। और वो मैक्रो करता क्या? मल्टीपल एक्टिविटीज करता है, इंक्लूडिंग ईमेल। ठीक है? तो आपने एक मैक्रो बनाया जो हर बार आपको 10 बजे रन करना है, और वो मैक्रो करता क्या है? मल्टीपल एक्टिविटीज करता है, और उसके आखिरी में ईमेल कर देता है। अब उस मैक्रो के लिए आपको हमेशा 10 बजे आना पड़ता है वहां पे, आपको हमेशा 10 बजे आना पड़ता है, राइट? तो जो 10 बजे आना पड़ता है और रन करना पड़ता है, तो वो तो एक्टिविटी आपके लिए सही नहीं है ना। आप बोलोगे यार वो चीज ऑटोमेटिक हो जाए, तो वो शेड्यूलिंग से हो जाती है। अब दूसरी तरह की एक्टिविटी आपको बताता हूं। अभी जैसे समझ लो कि किसी बंदे ने अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट किया आपकी टेबल में से, तो आप चाहते हो कि भाई अपने को पता चल जाए कि किस बंदे ने डिलीट किया। या तो फिर समझ लो कि ऐसा हो कि अगर किसी ने कुछ भी परचेस किया, अगर किसी ने कुछ भी परचेस किया, तो उसके अकाउंट में पॉइंट्स अपन ऐड करवा ले ऑटोमेटिकली। बराबर है? तो ऐसे अगर आपको कुछ काम करना है, तो इनके लिए हम लोग ट्रिगर्स बनाते हैं। इनके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स क्या करते हैं? वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं।
लेकिन ट्रिगर्स के फायदे तो नुकसान भी है। नुकसान क्या होते हैं, कई बार अपन भूल जाते हैं ट्रिगर्स अपन ने बनाए और एरर आते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता एरर क्यों आ रहा है। सब कुछ सही दिखता है अपने को कोड के अंदर, लेकिन समझ में नहीं आता एरर क्यों आ रहा है। फिर याद आता है कि हाँ अपन ने ट्रिगर बनाया था, ट्रिगर में चेक करते जाकर, तो ट्रिगर में जाके चेक करते हो पता चलता है हाँ चलो यहाँ पे एरर है। तो ट्रिगर्स बहुत जबरदस्त चीज है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे ट्रिगर्स कैसे बनाते, यही नहीं देखेंगे बल्कि किस सिचुएशन में बनाना, उसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना, वो भी हम लोग सीखेंगे। देखो होता क्या है मालूम है, स्टार्टिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है डीबगिंग वगैरह करने में। हर छोटी छोटी गलती में घंटे घंटे निकल जाते, दिन दिन निकल जाते, परेशान हो जाते हम लोग, समझ में नहीं आता यार कि साला इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, और एरर्स आते तो एरर्स का सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता। तो ये जो अपन कंसेप्चुअली सब चीजें सीखने वाले हैं ना, इसमें हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग समझने वाले कि एरर्स आएंगे तो एरर का मतलब क्या है और हम लोग आगे कैसे बढ़े, और हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस होना बहुत जरूरी है। अगर एक बंदा बेस्ट प्रैक्टिस यूज करता है और दूसरा बंदा बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज नहीं करता है, तो कौन अच्छा काम कर पाएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करने वाला कि नहीं करने वाला? बेस्ट प्रैक्टिस यूज करने वाला। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज करना चाहिए और ये चीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग काफी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं। अभी मैं भी अगर आपको मेरी बात बताऊं तो मैंने बहुत काम किया डेटाबेसेस के अंदर और मैंने बहुत गलतियां भी किया है, और वो सारी की सारी जो गलतियां है मैं नहीं चाहता आप लोग भी गलतियां करो। अभी होता क्या है, कई बार हम लोग यूट्यूब की वीडियोस देख लेते हैं, कई बार हम लोग कोई ब्लॉग पे पढ़ लेते हैं और हम लोग उसी को सही मान लेते हैं। ऑथर कितना भी बड़ा क्यों ना होने दो, लेकिन हम लोग उसको सही मान लेते हैं, और उसको सही मान के फिर हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी उस तरह से बनाते हैं और हम लोग उसके बेसिस पे डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जब हम लोग डेवलपमेंट कर करके आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है। वी नीड टू ऑल टुगेदर क्रिएट अ न्यू, और तब बहुत टाइम भी हो जाता है, फिर एस्केलेशंस होते हैं और कंपनी में भी फिर परेशानी हो जाती है अपने को। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस आना बहुत जरूरी है। देखो ट्रायल एरर को इंसान कब तक के करेगा, ट्रायल एरर को इंसान कब तक के करेगा, उसको मालूम तो होना चाहिए ना कि कौन सा अच्छा तरीका है काम करने का। अगर अच्छा तरीका होगा तो आप अपनी लाइफ में कम से कम टाइम वेस्ट करे बिना, कम से कम टाइम वेस्ट करके आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव आप हो पाओगे, अच्छे से अच्छे कोड बना पाओगे, आपको पता होगा किस सिचुएशन में क्या यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हमने देखो TSQL देख लिया, ट्रिगर्स देख लिया, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स और फंक्शंस। तो स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में क्या फर्क है वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो स्टोर प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल मैक्रो की तरह होता है। जैसे आपने एक्सेल में मैक्रो बनाया ना, वैसा होता है। ये मल्टीपल एक्टिविटीज करता है, एक के बाद एक के बाद एक। और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एक मुर्गी की तरह रहता है। फंक्शन कैसे रहता है, मुर्गी की तरह रहता है, यानी काम भी करेगा और साथ में आपको कुछ रिटर्न करके भी देगा। काम भी करेगा और साथ में आपको रिटर्न करके भी देगा, तो वैसा रहता है ये। और फिर फाइनली टाइम टेबल्स। वैसे इसमें काफी सारे और भी कंसेप्ट है, मैंने सारे कंसेप्ट नहीं लिखे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग कवर करने वाले हैं वही चीजें बस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। टाइम टेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार क्या होता है, आपको वर्किंग करने के लिए ना काफी सारी इंटरमीडिएटरी टेम्पररी टेबल्स की जरूरत पड़ती है। अपन नहीं कई बार करते हैं कि भाई अपने को रफ पेपर चाहिए, अपन रफ पेपर में अपना काम कर लेते हैं, बाद में उसको फेयर में उतारते हैं। तो वैसे ही अपने को डेटाबेस में भी काफी सारे काम करने के लिए ना टेम्पररी टेबल्स क्रिएट करनी पड़ती है। अब टेम्पररी जैसे नाम है तो वैसा उनका काम भी है। टेम्पररी का मतलब क्या है, टेम्पररी क्रिएट हो जाएगी और आपका जब कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो कनेक्शन के साथ में वो भी खत्म हो जाएगी। उसमें भी स्कोप रहते हैं, उसमें भी लोकल रहता है, ग्लोबल टेम्पररी टेबल्स रहती है। तो ये सब चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं। कोई क्वेश्चंस एसक्यूएल सर्वर के अंदर? जो डेटा में वैलिडेशन होता है ना, जैसे हम लोग डुप्लीकेट्स नहीं चाह रहे फॉर एग्जांपल, बराबर है, या तो फिर हम लोग चाह रहे कि यहाँ पे सिर्फ डेट्स आनी चाहिए, और डेट भी कौन सी आनी चाहिए, आज की तारीख से कम वाली डेट होनी चाहिए, आज की तारीख के आगे वाली डेट नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो चीज है ना डेटाबेस के अंदर इनबिल्ट होती है, अपन इनबिल्ट उसको ट्वीक करके अपन उसको सेटिंग्स करके चेंज कर सकते हैं। तो वो भी चीज हम लोग देखेंगे। और डेटाबेस में चेंज करने का फायदा क्या रहता है, आप भले मोबाइल से कनेक्ट करो या आप कोई और उससे कनेक्ट करो, वो डेटाबेस के अंदर वैलिडेशन है वहीं पे एग्जीक्यूट होगा, वहीं पे किसी को करना ही नहीं देगा, तो आपको प्रोग्रामिंग में नहीं करना पड़ता। अब जैसे आपका एग्जांपल बताता हूँ, एक समझ लो आपके पास में एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है जो आपके सर्वर पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी उसी डेटाबेस के अंदर से आपकी कंपनी ने वेबसाइट बनाई है, यानी आपकी कंपनी का जो वेबसाइट है उसका डेटा कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। अच्छा दूसरा,
आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट यानी आपकी कंपनी का अंदर का नेटवर्क, तो वो आपका जो कंपनी का अंदर का नेटवर्क है जिसको इंटरनेट बोलते हैं, तो जो इंट्रानेट है तो वो भी आपका इससे कनेक्टेड है, आपके एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड है। फिर अभी क्या हुआ है, आपकी कंपनी ने ना मोबाइल के ऐप भी बनवाई है, तो जो मोबाइल के ऐप है ना वो भी एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड है। और आपकी जो कंपनी है अभी उसने डेस्कटॉप के भी एप्लीकेशन है उसके पास में, जैसे कि आपका एसएपी जो है, एसएपी के भी बैकग्राउंड में एसक्यूएल सर्वर है। तो आपका जो एसएपी का जो पूरा डेटा है तो उसके भी बैकग्राउंड में एसक्यूएल सर्वर है, तो वहां से भी अपना डेटा पूरा का पूरा मैनेज होता है। यानी क्या होता है, सब चीजों की एक ही जगह एसक्यूएल सर्वर, सब चीजों की एक ही जगह एसक्यूएल सर्वर। तो अब लेकिन सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग है। मोबाइल में एंड्रॉइड यूज हो रहा है, एसएपी के अंदर अलग लैंग्वेज है, जो आपका वेबसाइट बना हुआ है वो पीएचपी वगैरह में बना हुआ है, बराबर है। तो अगर आपको समझ लो कि कुछ एक चेक डालना है तो आपको हर एक उसमें डालना पड़ेगा ना, बराबर है, हर एक अलग अलग एंड यूजर में डालना पड़ेगा आपको। तो अगर आपने उसको डेटाबेस में डाल दिया, टेबल्स में डाल दिया, तो वो एक ही जगह से सब चीजें मैनेज कर लेगा। अभी आती है बात एमएस एक्सेस की। एमएस एक्सेस में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग एक्सेस में ये देखेंगे एक्सेस फॉर्म्स कैसे होते हैं और उनको हम लोग इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। एक्सेस में भी फॉर्म्स वगैरह बना के मुझे काफी सालों का एक्सपीरियंस हो गया। मैंने यहाँ पे भी काफी सारी गलतियां की है, गिर पड़ के ऊपर उठाऊं, लेकिन इस चीज से मुझे फायदा क्या मिला है, इससे मुझे फायदा ये मिला है, मुझे सीखने को काफी मिला है। हर बार जब एक फेलियर हुआ है तब मुझे समझ में आया कि इस फेलियर का सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। तो एक्सेस फॉर्म में भी सिंपल तरीका भी होता है, सिंपल तरीका काम करने का। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में किस तरह से बेस्ट और मैजिकल काम कर सकते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। फिर दूसरा है लुकअप फंक्शंस। लुकअप फंक्शंस में जैसे कि यहाँ पे डी लुकअप आता है, डी मिन आता है, डी मैक्स आता है, डी काउंट आता है, तो ये भी काफी मैजिकल फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। तो इनका यूज करके भी आप बहुत जबरदस्त चीजें कर सकते हो, तो ये भी चीज हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जो एक्सेस के अंदर इनबिल्ट है, अगर आपको एक्सेस को ऑटोमेट करना इनहेरेंटली तो आप डाओ का इस्तेमाल करते हो, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग एक्सेस में क्वेरीज किस तरह से बनाते हैं वो भी देखेंगे, और टेम्प वेरिएबल्स का कैसे यूज कर रहे हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। अभी माई सीक्वल, तो जैसे हमने एसक्यूएल सर्वर में देखा था ट्रिगर्स वगैरह बनाना, व्यूज बनाना, स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस बनाना, तो वही सब चीज हम लोग माई सीक्वल में बनाने वाले हैं। हम लोग वही सब चीजें माई सीक्वल में भी बनाने वाले हैं, बराबर है। फिर हम लोग सीखेंगे एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स, एडीओ। इसमें कनेक्शन, रिकॉर्ड सेट क्या होता है, कर्सर क्या होता है, रिकॉर्ड लॉकिंग क्या होता है, ऐसे काफी सारे कंसेप्ट होते हैं, उसमें देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कमांड ऑब्जेक्ट देखेंगे। कमांड ऑब्जेक्ट यूज करके आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, तो वो हम लोग जब कमांड ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम लोग कमांड ऑब्जेक्ट को भी यूज करेंगे। फिर बैच अपडेट कैसे करना, इंडिविजुअल अपडेट कैसे करना वो भी हम लोग देखेंगे, और बैच अपडेट किन सिचुएशंस में करना पड़ता है वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें रिकॉर्ड लॉकिंग कैसे करते हैं, ट्रांजेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांजेक्शंस कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ऐसे काफी सारे माइनर पॉइंट्स हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल जब बनाएंगे तब हम लोग उसमें सीखेंगे। फिर एक्सेल वीबीए में भी हम लोग एक्सेल में फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, और एक्सेल में अपन बाय यूजिंग वीबीए एसक्यूएल कैसे यूज करते हैं, तो वो चीजें भी इसमें कवर होने वाली है। कोई डाउट इस पेज में? एसक्यूएल में जो हम लोग बेसिक से करेंगे या नहीं, बेसिक से करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल उसमें डेटा टाइप है या फिर मैं बताता हूं आपको। मैंने देखो स्टार्टिंग में आपको बताया था रिकमेंडेड एसक्यूएल, इट इज नॉट कंपलसरी। अगर एसक्यूएल अगर अपन बीच में से शुरू कर रहे होते हैं ना तो मैं मैंडेटरी रखता था। फिर अब क्योंकि एसक्यूएल हम लोग पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए एसक्यूएल इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर दिस कोर्स। हाँ, लेकिन अगर आपको एसक्यूएल आएगा तो आपके पास में होराइजन काफी बढ़ जाएगा, आप काफी सारी चीजें कर पाओगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले। देखो इसमें मैंने सारे कंसेप्ट तो लिखा नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे कि ये सब चीज अपन कवर करने वाले। इसमें मैनेजिंग मल्टीपल यूजर्स ट्रांजेक्शंस, जैसे अगर मल्टीपल लोग साथ में एकदम काम कर रहे हैं तो हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। इसमें रिकॉर्ड लॉकिंग को आप किस तरह से कंट्रोल करोगे, आपको कनेक्शंस को किस तरह से टाइम आउट करना है, बराबर है, ये चीज है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को आप कैसे मैनेज करोगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज।
क्योंकि आप रियल लाइफ में जो भी काम करने वाले हो ना, तो आपकी सिनेरियो सिंपल नहीं रहने वाले, वो कॉम्प्लेक्स रहने वाले। लेकिन बात ये हो जाती है, लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली उनको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, उनको समझ में नहीं आता आप करना क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप कर सको, तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। जैसे कि बच्चा भी जब पैदा होता है, तो बच्चा एकदम से सॉलिड फूड खाने नहीं लग जाता। अगर अभी बच्चा पैदा हुआ, अगर आप उसको अभी कैडबरी खिला दोगे तो क्या होगा? अब अगर आप अभी से एप्पल खिला दोगे उसको तो क्या होगा? बराबर है। देखो क्या होता है कि हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम से कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स पे नहीं आ जाएंगे। पहले सिंपल, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ 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 टफ, इस तरह से हम लोग टफेस्ट पे जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि आपको ये सब चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी और आपको इसके साथ में कॉन्फिडेंस भी आएगा। अभी ये चीज सिर्फ रीड ओनली नहीं होने वाली है, यानी ऐसा नहीं होने वाला कि आप सिर्फ मुझे देखते रहोगे और मैं अकेला करता रहूंगा। ये आपको भी मेरे साथ साथ में करने का है, यानी मैं कर लूंगा, उसके बाद में आपको भी करने का है। आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई तो आपको मुझे बोलना है, आपका स्क्रीन शेयर करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, लेकिन ये कब रहेगा? ये इनिशियली स्टार्टिंग के जो अपने इजी एग्जांपल्स है, जहां पे आपका कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं, आपका हैंड्स ऑन नहीं हुआ है, तो उन सब में अपन करेंगे। फिर जब हम लोग एकदम कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन पे चले जाएंगे, एकदम कॉम्प्लेक्स पे, तब फिर आप रीड ओनली कर देना। तब हम लोग यहाँ पे रीड ओनली कर देंगे। तब आप सिर्फ मुझे देखोगे और आप उसको समझोगे, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा भी बाद में, क्योंकि आपने इनिशियली तो जो प्रैक्टिस करना था आपने कर लिया ना, आपका हैंड्स ऑन हो गया होगा सब चीजों के ऊपर। अभी डेटाबेस क्रिएशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, यस अरे सर। बाप रे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं ना, डेटाबेस क्रिएशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। आपके डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोग्रामिंग अंदर डालोगे। आपके डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर खुश होगा कि नहीं होगा। आपके डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो काम सोच रहे हो वो काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सबका सब चीजें है ना, डिपेंडेंट इसी पर है। मनीष प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। सारी की सारी चीजें बस इसी पे डिपेंड करती है कि आपका डेटाबेस किस तरह से आपने बनाया है, किस तरह से स्ट्रक्चर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटाबेस क्रिएशन हम लोग हर बार पूरा का पूरा अपन खुद से करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इसमें अपन बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने गलतियां बहुत किया है, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे इसके अंदर। तो हर एक फेलियर में काफी सारी नॉलेज मिली है। तो वही नॉलेज, वही राज की बातें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, जो इंटरनेट पे कहीं पे भी आपको कहीं नहीं मिल सकती। भले आप उसके लिए करोड़ों रुपया भी पे कर दो ना, तभी भी आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह की जो जेम्स है, वो जेम्स आपको मिलने वाली है। और फ्रेंड चिंता मत कीजिएगा, मैं इसकी फीस बढ़ा नहीं रहा हूँ, फीस अपनी उतनी की उतनी है, 12,000, जो मैं जानता हूँ काफी कम है, काफी कम है। लेकिन मेरा अभी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है भी नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो डेटाबेसेस के जो कंसेप्ट हैं, वो सब आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे में, इजी से इजी वे में आपको सिखा दिया जाए। ठीक है, अच्छा फिर आगे, बिल्डिंग और अवॉइडिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप यानी क्या? यानी ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं जैसा मेरा मेरा जैसा अभी जीनो के साथ में, गणेश के साथ में, आकाश के साथ में, समीर के साथ में, उस तरह के रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है। ये आपस में जो डेटाबेसेस होते हैं वो, और जो टेबल्स होती है वो, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो, ये उसकी बात हो रही है। जैसे फैक्ट टेबल क्या होता है आपका डायमेंशन टेबल क्या होता है, उनको आप किस तरह से कनेक्ट करते हो, आप किस तरह से उसको नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करते हो, कब आपको डेटा को नॉर्मलाइज करना है, कब नहीं करना है। बराबर है। तो वो चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं यहाँ पे, बिल्डिंग और अवॉइडिंग रिलेशनशिप्स में। फिर व्यू क्वेरीज कैसे बनाना, और वर्सेस डेटा डंप। यानी कब, देखो हमेशा क्वेरीज बनाना फायदेमंद नहीं रहता, कभी कभी आपको डेटा डुप्लीकेशन भी करना पड़ता है। तो ये भी चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और ये भी है ना, काफी सालों के तजुर्बे के बाद में मालूम पड़ता है कि कब आपको क्वेरी बनानी चीजों के लिए, कब आपको डेटा डंप यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर ये आता है रिकॉर्ड लॉकिंग। रिकॉर्ड लॉकिंग किस तरह से इफेक्टिवली करना है ताकि आपका काम हो सके। बराबर है। फिर डेटा फैचिंग के कंसेप्ट, कि आप अलग अलग तरीके से जब डेटा फैच कर रहे हो, तो कब आपको उसको रीड ओनली करके फैच करना है, कब आपको रीड राइट करके फैच करना है। बराबर है। इसमें भी आपको कर्सर कौन सा यूज करना है, आपको डायनामिक कर्सर यूज करना है, बराबर है, या आपको डायना सेट यूज करना है, आपको कौन सा कर्सर यूज करना है। तो वो सब कंसेप्ट भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। फिर टेबल मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस,
हमने डेटाबेस के तो बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लिए। अब टेबल के अंदर भी अपन जो कॉलम्स बनाते हैं, तो कब कॉलम को क्या देना चाहिए, कब बूलियन देना चाहिए, कब हमें कैलकुलेटेड फील्ड बनाना चाहिए। जैसे एक्सेस होगा तो कैलकुलेटेड फील्ड रहेगा उसके अंदर। बाकी अगर आप एसक्यूएल सर्वर करोगे तो उसके अंदर कैलकुलेटेड फील्ड्स नहीं रहता। तो डेटाबेसेस के हिसाब से अपनी जो हम जो कर सकते हैं, जो एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो भी बदल जाती है। अब सीधी सी बात है ना, आप अगर एक इंजीनियर को हायर करोगे तो उसके पास में एक अलग सेट्स होंगे टैलेंट। अगर आप किसी डॉक्टर को हायर करोगे तो उसके पास में कुछ अलग स्किल सेट रहेंगे, बराबर है। तो वैसे ही अलग अलग डेटाबेसेस के अंदर भी अलग अलग खासियतें रहती है। किसी में कुछ प्लस रहता है, किसी में कुछ माइनस रहता है। तो जब आपको सबके प्लस और माइनस मालूम रहेंगे, तभी तो जाके आपको कभी कोई रिक्वायरमेंट होगी कि भाई अभी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में मुझे क्या यूज करना है। तभी तो जाकर आप डिसाइड कर पाओगे ना, जब आपको हर एक चीज का प्लस एंड माइनस मालूम है। तो अभी डिसीजन मेकिंग आप जब करते हो तो आप ऐसे ही करते हो ना, आपको पता होता है कि भाई ये उसका प्लस है, ये इसका माइनस है। मैं ये काम करूंगा तो इससे ये नुकसान मुझे ये होने वाला है, इससे फायदा ये होने वाला है। तो ये सब चीजें कंसिडर करके फिर आप इफेक्टिवली डिसीजन ले सकते हो। तो वैसे ही आपको जब भी डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट, ये जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो तो उसमें क्या यूज करें, एक्सेल, एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, DB2, या आपको क्लाउड यूज करना है या बाकी चीजें करनी है, तो क्यों करना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो वो सब चीजें आपके यही सब चीजों के नॉलेज के बेसिस आपको समझ में आएंगी। चूजिंग द राइट थिंग्स, ये जो यहाँ पे लिखा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। फिर इसमें डेटाबेस कैसे बनाना, टेबल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना, ट्रांजेक्शन का फ्लो प्लानिंग कैसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन का जो फ्लो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो, सारी एक्टिविटीज एक साथ में नहीं हो जाती है। कुछ एक्टिविटीज करने के लिए कुछ पिछली एक्टिविटीज का कंप्लीट होना जरूरी है। कभी कभी कोई पुराना वाला अप्रूवल देगा तभी आप नए वाले को मिल सकेगा। आपको उसके अंदर अलग अलग लोगों को अलग अलग व्यूज भी देने पड़ते हैं, सबको सब चीजें दिखाने की नहीं होती है। अगर आप मैनेजर को भी वही सारी चीजें दिखाओगे जो एक एम्प्लॉय को दिखा रहे हो, एग्जीक्यूटिव को दिखा रहे हो, तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी ना। सबको सब चीज देखने की नहीं होती है। तो वो कैसे करना, स्कीमा कैसे बनाना, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर स्क्रीन डिजाइन कैसे करना, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी ना, तो आप ये बना नहीं पाओगे। तो आप प्लान कैसे कर रहे हो, उसके लिए आपको स्क्रीन डिजाइन करनी पड़ेगी। स्क्रीन डिजाइन का मतलब होता है UI, यूजर इंटरफेस। तो आपको यूजर इंटरफेस बनाना पड़ेगा। आप जितना अच्छा यूजर इंटरफेस बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन यानी क्या, कि आपने डेटाबेस तो बना दिया, आपने प्रोग्राम तो बना दिया, सब कुछ बना दिया आपने, लेकिन वो स्लो चल रहा है। तो क्या हो रहा है, लोग परेशान हो गए। लोग बोलते जा हट, मैं तो यूज नहीं करता फिर इसको। तो आप क्या कर लोगे, आपकी तो मेहनत बेकार हो गई ना। तो परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइजेशन करना आपको मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं। फिर फिक्सिंग एरर्स, जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। स्टार्टिंग में क्या होता है कि एरर्स अगर आते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता क्या क्यों आ रहा है। घंटे घंटे निकल जाते हैं, दिन दिन निकल जाते हैं एरर्स फिक्स करने में। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, पहली बात तो एरर ही ना आए, अगर एरर आ भी जाए तो हम लोग उसको किस तरह से एफिशिएंटली निकाल सकते हैं। फिर डिसाइडिंग बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस, वही है। अभी इतने सारे काम है तो उसमें से बेस्ट चीज का यूज करना है, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो बस ये अपना लास्ट था। तो ये सब चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बनाया, एकदम शॉर्ट में बनाया है। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सर विशाल है यार। जी विशाल। सर जैसे कि एडवांस वीबीए में हम क्लास मॉडल्स वगैरह कवर करते हैं। हाँ उसका कुछ क्योंकि अभी वो तो थोड़ा बहुत अभी याद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हुआ वो मैंने यूज नहीं किया है। तो वो भी उसका बेसिक भी कवर होने वाला है क्या इस कोर्स में? क्लास मॉड्यूल का भी बेसिक कवर करेंगे अपन। मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसके अंदर कवर होने वाला है, क्योंकि क्लास मॉड्यूल आर एसेंशियल। उसके बिना आप इसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए देखो, अगर आप देखोगे ना पहले पेज पे मैंने लिखा था आपको कि यहाँ पे एडवांस वीबीए यूजिंग क्लास मॉड्यूल रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है। इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल का एसक्यूएल और बहुत ही बेसिक लेवल है ना, जितनी जरूरत है ना उतना ही अपन एसक्यूएल, और जितनी जरूरत है उतना ही अपन एडवांस वीबीए कवर करने वाले हैं। ओके, यानी जरूरत से ज्यादा कवर नहीं करेंगे। जैसे अपना वीबीए फाउंडेशन में एक्सेल अपन ने उतना ही कवर किया था जितनी जरूरत है। और जिन लोगों ने एडवांस एक्सेल किया उनको मालूम है, एडवांस एक्सेल में अपन एक्सेल काफी वास्ट, काफी डिटेल में कवर करते हैं। तो वैसे इसके अंदर भी है। इसके अंदर एसक्यूएल और एडवांस वीबीए से उतना ही कवर करेंगे जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा कवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको यही चीजें डिटेल में सीखनी है तो ये इंडिविजुअल कोर्सेस आप लगा लीजिए।
अब जैसे कि आपने बोला आपने एडवांस फी भी पहले किया था लेकिन आपका टच छूट गया है, आप दोबारा कर सकते हो यस 50% फीस पे करके। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो पुराने स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। ओके ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन? और सर जैसे कि मतलब एसक्यूएल हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, तो वो स्टार्ट से वो आप हाँ, उसका बताएंगे ना? ऑफकोर्स इंस्टॉलेशन के बिना तो मैं आपको प्रैक्टिस करा ही नहीं पाऊंगा ना। आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे अगर इंस्टॉल ही नहीं होगा तो यस इट यस इम्प्लाइज इट इम्प्लाइज जैसे समझ लो कि अगर अगर बच्चा पैदा हुआ तो इसका मतलब वो हुआ था ना, समझ रहे आप? यस सर। हेलो सर, अमोल यार। हाँ जी अमोल। हाँ सर, मैंने 1.5 साल पहले ना पिंपरी में माइक्रो फाउंडेशन का कोर्स किया था। बराबर है। तो ये कोर्स मैं अभी कर सकता हूँ सर, क्योंकि मेरा इतना 6-7 महीना हुआ सर गैप पड़ा हुआ है, तो कुछ प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? इतनी अच्छी चीज जब आपको सीखने को मिली है तो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? अभी अपने कितने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ पूरी बदल गई है वीबी यूज करके। अभी कितने अच्छे अच्छे पैकेज पे चले गए लोग। अभी मैं यही हाँ बोलता सर। हूँ, देखो देखो सुनो अमोल, अगर आप कोर्स सिर्फ कर रहे हो सिर्फ सीखने के लिए तो मत करो। अगर आप चाहते हो कि भाई इस नॉलेज को यूज करें और लाइफ में आगे बढ़े, तभी ये कोर्स करो। तो अभी अगर मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा, चलो ठीक है आप वीबी भूल चुके हो, तो आप अभी जब अपनी क्लासेस चलेगी, जब मैं धीरे धीरे करके सब बताऊंगा, तो वीकडेज में स्पेशल एफर्ट्स लेना और 2-2 घंटे मिनिमम मंडे टू फ्राइडे बैठना। अगर आप ये मुझे प्रॉमिस करते 2-2 घंटे बैठोगे वीकडेज में टाइम निकाल कर, या कम से कम 1 घंटा तो निकालो, तो फिर ये कोर्स करो, वरना मत करो। ओके सर। नहीं तो फिर होगा क्या मालूम है, फिर थोड़ा जब सिंपल प्रोग्रामिंग करूंगा तो आपको बराबर समझ में आएगा, लेकिन जहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि आप बराबर प्रैक्टिस करो वीबीए की, ओके सर। है ना? तो अपने जो एग्जाम्पल्स है जो पिछले करवाए थे वो भी देखो, और साथ में अपना ये भी साथ में करो। और ये जो कोर्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये आता ही नहीं है जल्दी। कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, काफी टाइम से पीछे पड़े हुए थे कि सर आप शुरू करो शुरू करो शुरू करो। यस सर, काफी टाइम से वेटिंग है। यस यस सर, मैंने मैं भी भी वेट उस कर रहा टाइम हूँ पे सर बहुत। ना किया था मैंने, लेकिन उस टाइम पे नहीं था ये कोर्स सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, तो ये कोर्स बहुत ही रेयरली शुरू होता है। और बाकी कोर्सेज तो देखो बाकी ट्रेनर्स ले लेते हैं, लेकिन ये कोर्स का मेरा कोई बैकअप नहीं है, तो ये कोर्स अभी फिलहाल मैं ही लेता हूँ। और ये कोर्स अभी पिछले वाले कोर्सेज में जो पढ़ा है बिल्कुल भी वैसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैंने बहुत सारी गलतियाँ किया। तो मैं अभी जो आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट वुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि आप वो गलतियाँ ना करो जो गलतियाँ बाकी लोग करते हैं। वैलिडेशन, जैसे मैंने प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने हर हर चीज का फंक्शन बनाया था। जैसे शीट है, वर्कबुक पे हेडर चेकिंग, अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहता तो डायरेक्ट एग्जिट। जब फंक्शंस बनाते हो ना, फंक्शंस बनाना आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो करना ही चाहिए। अभी जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपके पास में एक कॉलम है जहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, दूसरा कॉलम है जहाँ पे आपका लास्ट नेम लिखा हुआ है, और तीसरा कॉलम है उसमें जेंडर लिखा हुआ है, मेल या फीमेल। तो आपको क्या करना है, आपको है ना उसमें ऐसा करना, अगर मेल हो तो मिस्टर मलेश आना चाहिए, मिस्टर मलेश गंगाधर। अगर फीमेल है तो वहां पे आना चाहिए MS पद्मिनी कोल्हापुरी। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए फिर आप फंक्शन बनाओगे, ताकि वो काम आपको बार बार लिखना ना पड़े कोडिंग। आप सिर्फ कॉल करो, गेट फुल नेम, और उसमें तीनों पैरामीटर्स बता दो कि 3 कॉलम कौन से, आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे एक्सेल में कैसा रहता है, वी लुकअप लिखते हो आप, ब्रैकेट में सब आर्ग्यूमेंट लिख देते हो, आपका वी लुकअप हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग खुद हमारे खुद के फंक्शंस बनाने वाले हैं। हम लोग हमारे खुद के फंक्शंस हम लोग एक्सेस में भी बनाने वाले हैं, और हम लोग सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी बनाने वाले हैं। कहाँ पे? एसक्यूएल सर्वर और माई सीक्वल में। ये 4 महीना मैंने बोल के रखा, लेकिन मुझे लगता नहीं 4 महीने में कंप्लीट होगा। ये कम से कम है ना, मुझे लगता है 6 महीना तो चलने वाला है कोर्स। तो आप लोग इस तरह से प्रिपेयर्ड होके ही करिएगा। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो लॉन्ग टर्म तक के कोर्स करने के लिए, तो मत करिएगा कोर्स। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि जो लोग आए 2-3 दिन आए बाद में छोड़ के चले जाए। मैं चाहता हूं जो पहले दिन पे आए वो आखिरी दिन पे भी वो लोग मिलने चाहिए मुझे, क्योंकि एक आधा दिन करके कोई आपको मतलब नहीं आने वाला कोर्स करने का। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपका जो अटेंडेंस है मुझे बराबर चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप जब ये कोर्स करो तो आप ये अपना ऑब्जेक्टिव बना लो, आप ये अपना एम बना लो कि भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम आने दो, कुछ भी होने दो, मुझे क्लास करना है ना, करना ही है, मुझे क्लासेस मिस नहीं करना है। क्योंकि जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना स्टूडेंट का,
वो होता है उसका एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है टाइम पे नहीं आना क्लास में। अगर आपका टाइम 2 बजे का है तो आपको 2 बजे एग्जैक्ट यहाँ पे आना है, 2 बजे या 2 बजे से पहले आ जाना है। ऐसा नहीं कि 2 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है आप 2:10 को आ रहे हो। भाई 10 मिनट काहे को लेट हो रहे हो? जरूरत है लेट होने की? बराबर है। तो वैसे ही आपको भी, अगर ये आप कोर्स कर रहे हो, देखो मैं आपसे कुछ डिसिप्लिन चाहूंगा। मैंने इस कोर्स की फीस देखो 40,000 नहीं रखी है, मैंने 1 लाख रुपया नहीं रखी है इस कोर्स की फीस। मैंने एकदम रिजनेबल फीस रखी है 12,000। और मुझे ये भी मालूम है कि 6 महीने चलने वाला है। यानी आप इफेक्टिवली कितना पे कर रहे हो? आप सिर्फ 2,000 रुपया पे कर रहे हो महीने का, राइट? तो मेरे लिए मोटिवेशन पैसा नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मेरे लिए मोटिवेशन क्या है कि आप लोग रेगुलरली आओ। अगर आप रेगुलरली आओगे, अगर आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछोगे मेरे से, अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करवाओगे, अगर आप ये नॉलेज को यूज करके अगर अपनी जिंदगी में तरक्की लोगे, अगर आज आपका 4 लाख का पैकेज है, बाद में अगर आपका इसके से 12 लाख का पैकेज हो जाएगा, तो मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। अभी आप यहाँ पे पूना में रहते हो, अभी आपको अगर समझ लो कि यूके में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और यूके में आप पाउंड में कमाते हो, या यूएस में जाते हो वहां पे डॉलर्स में कमाते हो, या आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हो वहां पे भी आप कमाते हो, तो मुझे खुशी मिलेगी। ये चीजें बहुत जबरदस्त है जो आप सीखने वाले हो। कोई भी जबरदस्त चीज अगर आप सीखोगे तो आपको सम अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि नहीं सेक्रीफाइस ना करूं, जब मेरी मर्जी है तब क्लास में आऊं, जब मर्जी है नहीं आऊं, नहीं समझ में आया तो छोड़ दूं, मैं 1-2 क्लासेस करके छोड़ दूं, तो नहीं, वैसा नहीं है। कमिटमेंट हो। देखो मैं सबको बोल रहा हूं, मैं ये जो बैच है पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर आप सही मायनों में मोटिवेटेड हो करने के लिए, अगर आपने नियत बना ली है कि आप आखिरी क्लास तक के बैठोगे, नो मैटर व्हाट, तभी आप ये कोर्स करिए। मुझे चलेगा अभी अगर 10 लोगों में से सिर्फ 4 लोग आएंगे तो चलेगा, लेकिन जो 4 लोग आ रहे हैं दे शुड बी कमिटेड। जैसे वॉर के अंदर कैसा होता है, अगर एक सैनिक जा रहा है लेकिन हाफ हार्टेडली जा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं लड़ू कि नहीं लड़ू, तो वो सबसे पहले मरने वालों में से वही होगा। लेकिन अगर किसी ने कमिटमेंट कर लिया, किसी ने सोच लिया, किसी सोल्जर ने सोच लिया मैं मरूंगा तो मरूंगा लेकिन वहां पे 100 की जान लेके मरूंगा, तो वो जो सिपाही है वो आगे जीतने वाला है। तो वैसे ही आपको भी ऑब्जेक्टिव बनाना है। आपको ऑब्जेक्टिव ये बनाना है कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो भले कुछ भी हो जाए, दोस्त नाराज हो जाए या बीवी नाराज हो जाए, कोई सुन तो नहीं रहा ना आपका? नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। सर एकदम सही एडवाइस है, रियली। यस सर। देखो मैं अगर आपकी वाइफ भी सुन रही होगी ना तो मैं आपको बता देता हूँ, माफी चाहता हूँ भाभी जी। देखो जो बैचलर है अभी, उनकी वाइफ तो है नहीं, लेकिन अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जनरलाइज स्टेटमेंट। खैर, तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको करना है तो डिवोटेडली करो और फिर आखिरी क्लास तक के करो, बीच में छोड़ने पकड़ने वाली बात मत करो। कुछ कहना चाहोगे आप लोग? नहीं सर, यहाँ तक रहेंगे हम। सर ये क्लास संडे को रहेंगी, सैटरडे को रहेंगी? ये जो क्लास है ना संडे को रहेगी, एवरी संडे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 5:30। और 5:30 इसलिए क्योंकि मुझे आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, बाद में मेरी एक और क्लास रहती है पाइथन की। ओके सर। और कुछ? कब से स्टार्ट हो रही है सर ये बैच? ये अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रही है। तो आपके पास में देखो ऑप्शन क्या है कि आप 4,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 4,000 करके, या तो फिर अगर आप वन टाइम पे करते हो तो आपको फिर उसमें 10% लेस मिल जाता है, यानी आपको 10,800 रुपीज में आप पूरा कोर्स कर सकते हो। और ये जो आपको फीस भरनी है, या तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या तो पूरी की पूरी, वो आपको इसी हफ्ते में पे करनी है, क्योंकि जो लोग पेमेंट करेंगे उन्हीं को फिर लिंक मिलेगी, वो लोग ही ज्वाइन कर पाएंगे। पैसे का कंस्टेंट नहीं है, अभी सबसे जॉब करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एडवांस भी कर रहे तो वर्किंग पीपल। हाँ नहीं, मैं देखो मलेश क्या होता है मालूम है, ये सबको बताना पड़ता है ना, हाँ सर। बिकॉज फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ सबको, है ना। सबकी घर की सिचुएशन भी अलग अलग रहती है, किसी ने लोन भी लिया रहता है, किसी की कुछ और कमिटमेंट्स भी रहती है ना। तो अपन कुछ कह नहीं सकते ना, तो इसलिए ये चीज कहना बहुत जरूरी है जो फीस की बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने जैसे पूछा था, मैं हर रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ तो सर मुझे ये समझ में आ जाएगा ना सर? अरे बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। और अगर कुछ डिफिकल्टी होती है तो ग्रुप में डालो ना,
अभी हम लोग इसका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, कुछ लोग और भी अभी ऐड हो जाएंगे उसके बाद में। उस ग्रुप में क्वेरी पूछो कि भाई मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, उसका सॉल्यूशन बताओ। तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, बाकी लोग आपको हेल्प करेंगे। कुछ मलेश बोलेंगे, कुछ समीर बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे, आपको हेल्प करेंगे, है ना। ठीक है सर। और देखो लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग सिर्फ अकेले से नहीं होती, कोलैबोरेशन से भी होती है। यू नीड टू कोलैबोरेट आल्सो समटाइम्स, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प। तो आपको हेल्प लेना भी जरूरी है। तो ये है ना अपना, जब ग्रुप बनेगा तो ग्रुप रहेगा तो उसके अंदर पोस्ट करो। मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग ग्रुप बनाते, लोग शर्माते क्यों है पोस्ट करने से क्वेश्चंस। नहीं आता तो पूछो ना ग्रुप के अंदर। क्या ऐसा लगता है कि अपनी इज्जत कम हो जाएगी, हमारा दर्जा कम हो जाएगा क्वेश्चन पूछने से? ऐसा लगता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता। क्वेश्चन पूछने वाले बेवकूफ स्टार्टिंग में लगते, बाद में नहीं लगते। वो बाद में सबसे अक्लमंद हो जाते हो। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को जो सोचना है सोचे भाई। लोग आपके बारे में नहीं सोचने वाले कि आप घर में कैसे रह रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आपके पास में जॉब है कि नहीं, आप घर में आपके पास में खाना है कि नहीं है, आपके पास में बाकी चीजें है कि नहीं, जरूरत की चीजें है कि नहीं। बाकी लोग नहीं सोचने वाले। ये आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है। फॉर ऑल दिस थिंग्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सब चीजों का आप ध्यान रखिए। सर हमारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी क्या? मीन्स जैसे अभी हम प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं, हमको जो चैलेंजेस आ रहे हैं और वो भी कवर करोगे क्या? देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का कैसा है, वो भी प्रैक्टिकली है पूरा ही। अपन जो सीख रहे हैं ना मलेश, वो पूरा प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। और हम लोग ये सब चीजें काफी डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो जब देखो मेरा कंसेप्ट ये नहीं है कि मैं आपका काम करके दे दूं आपके ऑफिस का। मेरा काम ये भी नहीं है कि आपको बार बार गाइड करता रहूं। आप बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछते रहो, बार बार मैं बताता रहूं मलेश ऐसा करो वैसा करो, बिल्कुल भी नहीं। अपना टारगेट क्या है मालूम है? अपना टारगेट ये है कि आपको इंडिपेंडेंट बना दे। जब एक बार आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जब आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आप थोड़ा बहुत गूगल करोगे ना, थोड़ा बहुत आप यूट्यूब देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा डर नहीं लगेगा अब मैं कैसे करूं आगे। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम आपको इंडिपेंडेंट बनाना, आपके पैरों पे खड़ा करना है। क्योंकि कोई भी दुनिया में कोई भी क्लास कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकती। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन देना है ना, करीबन मैं आपको बताऊं ना, इसमें मुझे कम से कम आपको 4 साल तक के बिठाना पड़ेगा कंप्लीट नॉलेज देने के लिए। उसमें सब तरह की सिचुएशंस कवर करूंगा, एक एक करके सब तरह के प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए क्या है प्रैक्टिकल है? अभी एक्सेल में भी मैं आपको बताऊं ना, एक्सेल में हमेशा हम लोग नए नए एग्जाम्पल्स लेते हैं। कभी कभी जो पुराने एग्जाम्पल से कवर भी नहीं करते हम लोग। हमेशा नए नए तरह का एग्जाम्पल, नई नई चीजों को फोकस करते हुए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सेल में मैं आपको बताऊं नई नई करते हुए 4000 से 5000 एग्जाम्पल्स बनते हैं। 4000 से 5000 ऐसे ही नई नई करके बनते हैं। इतने तो ले नहीं सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 200 से 250 तक के एग्जाम्पल लेते हैं, कवर करते हैं क्लास के अंदर। तो है लिमिटेशन है, लेकिन आपको क्या करना है, हम लोग आपको एकदम उंगली पकड़ के चलाना नहीं चाह रहे, हम लोग आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। जब आपको पता चलेगा यहाँ पे कि भाई आपका ट्रिगर्स कैसे बनाते हैं, व्यूज कैसे बनाते हैं, स्टोर प्रोसीजर कैसे करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, टाइम टेबल्स क्या होते हैं, एक्सेस में फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, लुकअप क्या करते हैं, डाउ क्या होता है, एक्सेस क्वेरीज कैसे बनाते हैं, टाइम वेरिएबल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ट्रिगर्स व्यूज माई सीक्वल में कैसे करते हैं, कनेक्शंस क्या होता है, रिकॉर्ड सेट क्या होता है, कर्सर क्या होते हैं। जब ये सब चीजें प्रैक्टिकली देखोगे तो आपका कम से कम आप अपने पैरों पे खड़े तो हो जाओगे। चलो एक टाइम पे मानते एक्सपर्ट नहीं बनोगे, लेकिन कम से कम आपको इतना तो समझ में आएगा कि आपको यानी खड़े रहने की ताकत तो मिलेगी आपको। मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस शेयर करना एक्चुअली सर, आपसे मैंने एडवांस यूबीए किया था। हाँ एक्चुअली सर का जो क्लास में जो भी कवर होता है, एक्चुअली मैंने जो एडवांस यूबीए आधा ही किया था सर के पेज में। हाँ। जो भी एग्जाम्पल सर ने हमको 17 तक एक्चुअली कवर किया था, लेकिन जो 17 तक जो भी एग्जाम्पल था वो एक एक प्रोजेक्ट था एक्चुअली, बहुत यूजफुल था मेरे लिए एक्चुअली। बराबर है। तो रसद सर का जो भी एग्जाम्पल्स रहता है एक्चुअली बहुत रिलेवेंट, इंडस्ट्री रिलेवेंट ही रहता है। मतलब तुम ऑफिस में भी सेम टू सेम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और अपने यहाँ पे होता ही है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स अपने खुद के एग्जाम्पल पकड़ के वहाँ पे डाल देते हैं। हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप कॉपी पेस्ट करो, बल्कि लेकिन आप अगर कंसेप्ट समझ गए ना तो रियल लाइफ में आप यूज कर सकोगे ये सब चीजों को। बिल्कुल सही है गणेश। या अग्री। कोडिंग बहुत अच्छे शॉर्ट एंड स्वीट रहते कंपेयर टू गूगल से, हम फॉरम से उठाते हैं यहाँ से। तो हाँ, ये ना यही आप चीजें सीखोगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखोगे आप कि एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अच्छा काम कौन कर सकता है? जो एक्सपर्ट होगा वो अच्छा काम कर पाएगा ना, जिसने सबसे ज्यादा गलतियां किया होगा। तो अभी आपके सामने जो है वो सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला है डेटाबेस के अंदर। बल्कि मैं तो आपको बोलूँ ना, ये कोर्स अगर मुझे मिल गया होता ना, मैं अगर इतनी गलतियां नहीं करता तो अभी मैंने लाखों रुपया कमा लिया होता।
अगर हमें बेस्ट प्रैक्टिस मालूम होगी तो हमारे प्रोजेक्ट भी फटाफट बनेंगे और हम लोग गलतियां भी नहीं करेंगे और आगे चल के अपने को क्लाइंट के एस्केलेशन भी नहीं आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले हफ्ते मिलते हैं। मैं एक बार वापस से रिमाइंड कराना चाहूँगा, अभी हफ्ते का टाइम है आपके पास में फीस पेमेंट का। जो लोग फीस पेमेंट कर देंगे उसके बाद में आपको लिंक मिलेगी और वो लिंक से फिर आप अगली जो क्लासेस है उसको आप ज्वाइन कर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं उम्मीद करता हूँ इसका आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स।